चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों चैप्टर पढ़ने से पहले तुम लोग को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस फिर से अच्छे से याद होना पड़ेगा। एक बार फिर से पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमने मेमोरी टेक्निक से याद किया था, रिवाइज करते हैं, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा मैंने प्रॉपर्ली फॉर्मेट के साथ तुम लोग को बना के रखा हुआ है, ठीक है। आराम से देखते रहना और एक एक चीज रिकॉल करेंगे। बैलेंस शीट में क्या था, दो साइड्स थे, वन इज एसेट अनदर वन इज लायबिलिटी, ठीक है। पहले तो एक चीज बताओ, जो ये बैलेंस शीट है कौन सा, एज पर रिवाइज शेड्यूल 3, as per revised schedule 3 of the Companies Act 2013 उसमें फॉर्मेट है। इट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या था ऑर्डर ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी? यस, जो सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस में हमारे साथ में रहेगा वो हो गया परमानेंस। जितना भी नॉर्मल बिजनेस हाउसेज है ना, उन लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस से बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन जितने भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, उन लोग के लिए क्या है, लिक्विडिटी, पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वही नहीं आया उनके पास टाइम तो डूब जाती है। क्लियर है? तो उन लोग बनाते हैं इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, वेयरएज हम लोग कैसे बनाते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। अब पहले बैलेंस शीट जो होता था किस शेप में होता था, जब शेड्यूल 3 नहीं आया था उससे पहले बैलेंस शीट था टी शेप में। टी शेप में क्या होता था, हम लोग ऐसे करके समथिंग कुछ बनाते थे, राइट हैंड साइड में ऐसे करता था या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में ऐसे कर, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज, ऐसा होता था। बट व्हाट वाज द ड्रॉबैक, क्यों फॉर्मेट चेंज हुआ? कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछले वाले फॉर्मेट में एक ही अमाउंट का कॉलम होता था, वेयर एज नए वाले फॉर्मेट में क्या हुआ, दो अमाउंट के कॉलम है। मतलब करंट ईयर का फिगर कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर, बिकॉज बिजनेस में विदाउट कंपैरिजन आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। पहला चीज है, आप प्रॉपर्ली जज नहीं कर सकते करंट ईयर को, एज वेल एज आप फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है, जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम करंट को कंपेयर करते हैं, फिर हम फ्यूचर को फोरकास्ट देखते हैं कि यार पिछले दिनों में आराम से 90 तक परसेंटेज आ रहे थे, करंट में कितना आया, यस आई एम एलिजिबल टू डू दैट सिलेबस, कि मैं टफ सिलेबस को ऑप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को एनालाइज करते हैं। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो एनालिसिस करने का बहुत सा तरीका है, हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा, वो भी क्या एक एनालिसिस करने का वे है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा, वहां पे भी क्या कैश को एनालाइज करने का तरीका था। नाउ वन ऑफ द वे इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव का मतलब क्या है, कंपैरिजन। हम लोग कंपैरिजन करेंगे हमारे करंट ईयर के फिगर को किसके साथ में, प्रीवियस ईयर। बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फ्यूचर ईयर के साथ में कंपेयर करना है, बिल्कुल भी नहीं, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। उसके लिए तो क्या करते हैं अपन, कंपेयर नहीं करते, प्लानिंग करते हैं। क्लियर है? तो कंपैरेटिव दो चीज का हो सकता है, एक तो मेरा बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा था, शेड्यूल 3 में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जिसमें 3 चीज आता था, सरम, S for share capital, R for reserves and surplus, M for money received against share warrant, जिसका मेमोरी टेक्निक क्या था, सरम, SRM, ठीक है। उसके बाद में एक नॉर्मल आता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। ध्यान रखना तुम लोग के लेवल के एग्जाम के लिए ये दोनों का कोई काम नहीं है, इन दोनों का कोई काम नहीं है, कभी भी तुम्हारे एग्जाम में इन दोनों से रिगार्डिंग कोई पॉइंट्स नहीं रहेगा, ठीक है। ये दो होने के बाद थर्ड वन क्या था, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में अपना शॉर्टकट क्या था, डॉल। डॉल में क्या करना है, सिर्फ डॉल के अंदर में सिर्फ एल आगे आ जाएगा अपना, ठीक है। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हो गया अपना पूरा का पूरा डॉल। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज का था टॉस। डॉल क्या करेगी, डॉल टॉस करेगी, ठीक है। पहला था डॉल, फिर टॉस करेगी तो एस आगे आ जाएगा, ठीक है। S for short-term borrowings, T for trade payables, O for other current liabilities, फिर S for short-term provisions। ये था मेरा पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ऐसा क्यों याद होना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली तुम्हें बैलेंस शीट के फॉर्म में दे देगा, सीधा सीधा पुट करना है, लेकिन कभी कभी जंबल डब भी करके दे सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बैलेंस शीट में कौन सा आइटम किसके नीचे आएगा, और जस्ट कुछ नहीं करना होगा, फिगर्स पुट करना होगा।
कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर कि तुम लोग को क्या शेयर कैपिटल का वैल्यू निकालना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का वैल्यू निकालना है, ऐसा कुछ नहीं था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हो गया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय बेनिफिट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, वो सब। हाँ, डेप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो एक ही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, बात एक ही होता है। हाँ, कंटिन्यू करते वो हर साल फिगर चेंज होता है। इट इज फॉर ईयर टू ईयर, वो अपना ईयर टू ईयर चलता है। ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप के अंदर जैसे 2 कॉलम नहीं, बिकॉज बल्कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, वहां पे 2 कॉलम नहीं आते, फिर तुम्हारा 4 हो जाता, तो बैलेंस शीट बहुत बड़ा हो जाता एंड इजी नहीं होता प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन गंदा लगता ना। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन सुंदर सा दिखे, अच्छा दिखे एंड इन लाइन विद द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, जैसा अडॉप्ट करते हैं हम लोगों ने भी वैसा फॉर्मेट बनाया, ताकि क्या होगा, फॉरेन नेशंस वाले जो यहाँ के बिजनेस करते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं नजर आए, उन लोग भी इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग बना सके। दैट वाज द रीजन। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट हो गया। उसके बाद क्या था, एसेट। डॉल ने टॉस किया, टॉस क्यों किया, क्योंकि नो लॉन्ग टर्म एफडी, नो लॉन्ग टर्म एफडी, उसको क्या था, या तो उसको भूख लगा था या फिर वो पैसा बचा ले। टॉस तो इसीलिए किया था कि मैं पैसे से क्या करूं, या तो चीटोस खा लूं या फिर एफडी बना लूं उस पैसे की। तो टॉस करने के बाद उसको क्या पता चला, नो लॉन्ग टर्म एफडी, नो लॉन्ग टर्म एफडी, ये था। एफ फॉर फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स को क्या बोलते हैं आजकल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसके अंदर 4 था, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये हो गया। उसके बाद एन फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स बोलो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलो, बात एक ही होता है। फिर डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, ये था अपना नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद करेंट एसेट में सीटोस था, जिसके अंदर में क्या क्या आता था, नॉर्मली सीक्वेंस बाद में क्या क्या आता था, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, other short term loans and advances, and other current assets, इतने आइटम्स आते थे, जिसका शॉर्टकट हमने पढ़ा था सीटोस, लेकिन सी स्क्वायर था। क्लियर है। तो ये था बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट जो अपने को याद होना पड़ेगा, बिकॉज कंपैरेटिव जब पढ़ेंगे, चाहे कॉमन साइज पढ़ो चाहे कंपैरेटिव पढ़ो, आपको एग्जाम में ये बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है इसमें जितना आइटम्स है वो सारा का सारा आपका क्वेश्चन में रहे, जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो ये बैलेंस शीट पहले पता होना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या क्या आता था, 2 सेगमेंट है उसका, एक इनकम और एक एक्सपेंस। इनकम में सबसे पहले क्या है, मेजर इनकम जो बिजनेस की होती है वो सेल से होती है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अदर इनकम, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मिलेगा टोटल इनकम या फिर टोटल रेवेन्यू। क्लियर है। उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस करने थे। एक्सपेंसेस का अपना शॉर्टकट क्या था, सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को, फाइनेंस को, ये था अपना। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है। फाइनेंस का मतलब फाइनेंस कॉस्ट, डी का मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओ का मतलब अदर एक्सपेंसेस। इतना चीज था, ये सीक्वेंस में तुम्हें लिखना आना चाहिए। उसके बाद टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। एक हाँ, फाइनेंस कॉस्ट में आ गया, यहाँ इंटरेस्ट यहाँ आ चुका। ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस। करंट एसेट्स में ये था, हाँ बैलेंस शीट खत्म।
फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो गया, बैलेंस शीट वहां खत्म हो गया। फिर हमारा प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट लॉस में पहले इनकम की बातें करी, उसमें से फिर एक्सपेंसेस का बातें करी, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो हमारा शेड्यूल 3 का ध्यान रखना, ये प्रॉपर नहीं है, इसमें दो कुछ आइटम्स है जो आप लोग को सिखाए नहीं जाते क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप और सीनियर लेवल में जाएंगे तब आप प्रॉपर सीखेंगे शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट। और वैसे भी आपने स्कूल्स में प्रोजेक्ट, बैलेंस शीट में तो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने अभी प्रोजेक्ट्स किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, ईपीएस होता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है। वो सारे कुछ एड-ऑन्स है जो आपको फ्यूचर में जब थोड़े और मैच्योर्ड हो जाओगे, उन चीजों को समझ लोगे ना, तो वो सारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन आएगा। क्लियर है? बट हाँ, यू कैन से इट इज 90% ऑफ द प्रेजेंटेशन। 10% अभी भी कुछ आइटम्स है जो हम लोग और दिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन आप लोग को नहीं बताया गया। क्लियर है? अब इतना चीज तो सीख लिया, एक बार के लिए रिकैप हो चुका है अपना कि बैलेंस शीट में कैसे आता है, क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे और क्या आएगा। नाउ ये कंपैरेटिव बनता कैसे, ठीक है, हमें कंपैरिजन करना है। नॉर्मली आप लोग जब बैलेंस शीट या पीएल बनाते हो तो आप कैसे बनाते थे पता है? आप करते थे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिर इधर करते थे करेंट ईयर का फिगर और इधर प्रीवियस ईयर का फिगर, ये चीज करते थे। पर जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे या कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या ध्यान में रखना है? पहले प्रीवियस ईयर आएगा, बाद में करंट ईयर आएगा। क्लियर है? कॉलम्स में गड़बड़ी करोगे तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? प्रीवियस ईयर, उसके बाद में करंट ईयर। अब देखो हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सपोज लास्ट ईयर तुम्हारा 85% आया, इस बार तुम्हारा 90% आया है, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है? कैसे निकाला? 5% पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छी बात है ना, पिछली बार 85 था, करंट ईयर में 90 आया है, तो तुम्हारा 5 जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पिछली बार तुम्हारा 85 आया था, इस बार 80 आया है, 5% है चेंज, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? कैसे पता चला है नेगेटिव? क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं, तो यहाँ पे भी वही करना है। कॉलम्स ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, फिर करंट ईयर। बट प्रैक्टिकली जब बनाते हैं बैलेंस शीट तो क्या होता है, करंट ईयर पहले, प्रीवियस ईयर बाद में। लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे या कॉमन साइज बनाएंगे तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर का कॉलम पहले, करंट ईयर का कॉलम बाद में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, चेंज। कंपैरिजन करना है तो डिफरेंस तो देखना पड़ेगा, तो कैसे होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो इसी को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद देखो, मैनेजमेंट से वैल्यूज से नहीं मानता, ये किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, ये हम बना रहे हैं हमारे जो मैनेजमेंट है उनको और अच्छे से इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके। क्योंकि जैसे कि सपोज लास्ट ईयर कंपनी ने लोन ले रखा था 100 करोड़ का, इस बार कंपनी में लोन है 150 करोड़ का, तो कंपनी ने इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है। कितना करोड़ से लोन इंक्रीज हुआ है, 50 करोड़ से। अब तुम ऐसी एक बात बोलोगे, सपोज अंबानी जी सामने बैठे और उनको बोलोगे सर हमारी इस कंपनी में इस साल हमने 50 करोड़ का ज्यादा लोन लिया है, ये मत बताओ कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा लोन लिया है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में हमने 50% ज्यादा लोन लिया है। प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ था, करंट ईयर में 150 करोड़ है, तो 50 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन लिया हमने, तो 50 करोड़ बोले तो 50% ही हुआ ना, 100 का 50 करोड़ ही होता है, तो आपने परसेंटेज सेंस में भी बताना पड़ेगा। तो दो वे में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, एक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले फिगर्स बताएंगे, क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज, अब एक बात बताओ, परसेंटेज करंट ईयर से कंपेयर होता है या प्रीवियस ईयर से? बेस हमेशा प्रीवियस ईयर ही होगा ना, हमारा काम क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे करते हैं, करंट से या पिछले सालों से, प्रीवियस ईयर। तो हमारा परसेंटेज निकालने के लिए बेस भी क्या होगा, पिछले साल का वैल्यूज। तो देखो क्या किया, जो चेंज आएगा, यानी इस कॉलम में जो वैल्यू आएगा तुम्हारा, इस कॉलम में जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय इस कॉलम का वैल्यू प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा मेरा
ये होता है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्लियर है? कॉलम ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन नॉर्मल अपना नोट नंबर का होता है, हम नोट्स के अकाउंट्स बनाते हैं, देन प्रीवियस ईयर करंट ईयर, नॉट करंट ईयर नॉट प्रीवियस ईयर। क्या आएगा? पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, फिर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। फिर इसका परसेंटेज निकालना है, तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हो, आप क्या सोचोगे कि इधर में जितने भी परसेंटेज आया है इसका टोटल 100 होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल है जब बेस में आपने सब जगह सेम लिया होगा। आपका एवरी टाइम बेस चेंज होता रहेगा तो परसेंटेज भी चेंज होगा। अभी प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। जैसे कि देखो, इसी चीज को जो हमने बात किया, एक बार एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे 2 साल का बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है सन लिमिटेड का। हम लोग को बनाना क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है अपने को। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। किस्मत अच्छी है, इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया तो मेहनत ही नहीं करनी, इसको कॉपी पेस्ट ही करना है सिर्फ, क्योंकि सिंपली सब कुछ बता दिया कि पहले शेयर होल्डर फंड है, उसमें शेयर कैपिटल, फिर नॉन करेंट, सब कुछ बता दिया। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे, वैल्यूज को कॉपी पेस्ट, लेकिन करेक्ट कॉलम में। अब ये चीज देखो, पहले क्या दिया इन्होंने, ये तो क्या है मेरा करंट ईयर है ना, और ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो पहले कौन सा कॉलम आएगा? प्रीवियस ईयर का पहले आएगा। तो अब देखो शेयर कैपिटल में क्या लिख सकते हैं हम, पिछले साल कितना था 3 लाख, और करंट ईयर में 3,50,000। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पिछले साल कितना था, और करंट ईयर में, ठीक है। यानी क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव इंक्रीज है, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज में क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, क्योंकि यदि तुमने उल्टा कर दिया तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। 3 लाख माइनस 350 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 50,000 आएगा। बट 3,50,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो क्या होगा, 50,000 पॉजिटिव। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज कितना हो जाएगा, 50,000। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, this divided by this into 100। क्लियर है? तो फटाफट कितना परसेंटेज आ जाएगा इसका, 16.66666। तो कहना इससे 16.67%। परसेंट डालने का जरूरत नहीं, ऊपर हमने परसेंटेज का सिंबल दिया है, यहाँ पे हमने परसेंटेज का सिंबल दिया है, तो बार बार हर एक वैल्यूज के पीछे परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है। क्या लिखने से मार्क्स कटेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16.67% चेंज आया है। अब देखो, जब मैनेजमेंट बैठती है, आप लोग कौन हो, आप लोग अकाउंटेंट होंगे, इधर यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी का कोई सीनियर मैनेजर होगा। आप जाके क्या बोलोगे, सर पिछले साल के कंपेयर में हमारे शेयर कैपिटल में 50,000 का इंक्रीज हुआ है। तो यदि सामने से कोई पूछे ये बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तब आप क्या बोलोगे, सर कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर 16.67% का शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? इस दो तरीके से इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। यहां से कंपैरिजन हो गया ना। अब देखो हम कंपैरिजन करेंगे हेड टू हेड। कंपैरेटिव में क्या होता है, हेड टू हेड, मतलब जो ये कॉलम्स है ना, इंडिविजुअली कंपेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास में, नहीं दिया हुआ कुछ भी क्वेश्चन में, सीधा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पिछले साल 2 लाख और करंट ईयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख एंड 1 लाख। तो क्या हो गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव 1 लाख। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो परसेंटेज कितना, 50%, लेकिन माइनस में। बताओ ये मैनेजमेंट इससे खुश होगा या नाराज होगा? इससे मैनेजमेंट बहुत खुश होगा, बोलेगा बहुत बढ़िया, पिछले साल हमारे पास 2 लाख का लोन ले रखा था हमने, करंट ईयर सिर्फ 1 लाख का लोन बचा है। जिंदगी में जितनी लायबिलिटी कम उतना अच्छा ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट बहुत खुश होगा। वेरी गुड, और अच्छे से ऐसे ही काम करते जाओ। क्लियर है? कैसे परसेंटेज निकाला हमने,
1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, माइनस में क्यों आया? क्योंकि ये वैल्यू माइनस में था। क्लियर है? उसके बाद में और क्या होगा? ट्रेड पेबल्स, सीधा ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, तो आपको एग्जाम में क्या ये पूरा का पूरा ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्या भैया? बिल्कुल नहीं, जितने आइटम्स दिए हुए हैं सिर्फ उतना ही फॉर्मेट आपको बनाना है। तो ट्रेड पेबल्स में क्या था? लास्ट ईयर 1 लाख और करंट ईयर में 1,50,000, लास्ट ईयर 1 लाख और करंट ईयर 1,50,000। तो ये जो चेंज आया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस करना है या प्रीवियस माइनस करंट? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो क्या होगा? 50,000 पॉजिटिव। तो परसेंटेज की बात करें तो 50%, ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो ये भी 50% आया अपना। हो गया क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट एज पर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? एज पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हाँ, जब हमने इसका टोटल करना है ना, तो अगर वहाँ पे नेगेटिव में हो तो नेगेटिव में डालेगा तो उसका इफेक्ट नहीं आ जाएगा। क्या चीज? मतलब जैसे ऊपर देखो हमने इसका नेगेटिव में आया वाला है वाला, हाँ ठीक है। और अगर हम जब ये b माइनस c करते हैं टोटल में और हाँ। नेगेटिव नहीं हो जाता तो नहीं लगा सकता। हाँ नहीं, क्या चीज? अरे ये भी तो अच्छा नहीं, चेंज का टोटल नहीं करना। अभी देखो क्या होता है, इस बाई लक अपना क्या हो रहा है? पिछले साल का इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल 6 लाख था और करंट ईयर का भी 6 लाख आ रहा है। ये हर बार नहीं होता ऐसा, ये हर बार नहीं होगा। हम लोग को हर बार क्या करना है? इवन टोटल के कॉलम को भी क्या करना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। अभी तो किस्मत अच्छी है अपनी कि पिछले साल और करंट ईयर का टोटल सेम है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? और आप ऐसे भी मत करना बेवकूफी कि इसका टोटल मार के डायरेक्ट यहाँ लिख दो। नहीं, नहीं आएगा सेम, अलग आएगा। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि अलग आता है। कभी भी ये सिली मिस्टेक मत करना कि कौन मेहनत करेगा। एक काम करते हैं, इसका टोटल किया और यहाँ लिख दिया, और इसका टोटल किया और यहाँ लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एवरी टाइम योर बेस इज डिफरेंट, तो ये टोटल कभी बराबर आ ही नहीं सकता। अभी तो किस्मत अच्छी थी कि हमारा पिछले साल और करंट ईयर का टोटल सेम आया है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, कॉमन साइज में एक कॉलम में 100% जरूर आएगा, बताएंगे अपन। वो बैलेंस शीट में तो आएगा लेकिन पीएल में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे बेस लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल वाला आता, फिर सिर्फ टोटल इनकम का ही आता। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया वहां पे बनाया हुआ है। नॉर्मली तुमको क्या होगा? डेटा दे देगा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के, और तुमको बोलेगा कंपैरेटिव बनाओ, तो फिर तो तुमको पता होना चाहिए ना कौन सा किसके बाद आएगा। यदि अभी तो वो वाला बुक है नहीं, डीके गोयल वाला बुक से मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हाँ, हो सकता है तुमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले लिख दे, शेयर कैपिटल नीचे लिख दे, ट्रेड क्रेडिटर पहले लिख दे, डेटर बाद में लिख दे, ऐसे ऊपर नीचे लिख देगा। तो तुमको तो पता होना चाहिए ना पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। हाँ, बैलेंस शीट में प्रॉपर लाइन टू लाइन लिखना पड़ेगा। जैसा अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वैसे ही अपने को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? नील। तो परसेंटेज भी फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, इस कॉलम का टोटल मत मार देना एग्जाम में कि इसका टोटल 0 आ रहा है तो 0 होता है। नहीं, हमेशा क्या चेक करेंगे? टोटल को प्लस माइनस करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और यहाँ का परसेंटेज भी कैसे निकलता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स में क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 4 लाख एंड 3 लाख। प्रीवियस ईयर कितना था? 3 लाख। तो टेंजिबल में आ जाएगा 3 लाख, और करेंट ईयर तो मेरा चेंज कितना हो गया? पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। परसेंटेज चेंज कितना? 33.33%। इंफिनिटी है, ठीक है। 3333 आता जाएगा, ठीक है। तो 33.33 ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में क्या दिया है अपने पास एग्जांपल में?
ट्रेड रिसीवेबल्स है, टेंजिबल में ही लिखा हमने। हाँ क्वेश्चन में तो देगा ना, नॉर्मली टेंजिबल ही देता है, इंटेंजिबल होगा तो वो लिखेगा इंटेंजिबल है। हाँ हाँ इसके अंदर करके लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये दो आपको एग्जाम में कभी भी नहीं दिखेंगे, ये दो आपको एग्जाम में कभी भी नहीं दिखेंगे, ये कभी भी नहीं दिखेगा तुम लोग को, ये भी कभी नहीं दिखेगा तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है। इतने आइटम्स बैलेंस शीट के आपको एग्जाम में कभी भी नहीं दिखेगा, ना तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा, ना ही तुमको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में दिखेगा। ये आइटम्स तुम लोग को बस पढ़ाया गया है, बट इनको इम्प्लीकेशंस नहीं करते, क्योंकि प्रॉपर्ली इलाबोरेटली से समझाते नहीं है कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता क्या है, लायबिलिटीज क्या है। नॉर्मली जो हमने समझा था कि टैक्स से रिलेटेड कुछ होता है, बस उतना ही तुम लोग को समझाया गया है। तो हायर लेवल में जब जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 है, प्रॉपर एएस बना हुआ इसके लिए कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो वहां पे आप समझते हैं डेफर्ड टैक्स के बारे में। क्लियर है? तो उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 2 लाख, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स तो नॉन करंट एसेट्स में आता है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स तो नॉन करंट एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स में आता है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 2 लाख, तो क्या करना है, प्रीवियस माइनस करंट करना है या करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, तो 1 लाख क्या हो जाएगा, नेगेटिव। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, 33.33% माइनस में आएगा। अब ये कैसे निकाला परसेंटेज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, और अनफॉर्चुनेटली किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है अपनी कि टोटल का कॉलम का बराबर है, तो ये 0 और ये 0, ठीक है। बट ये ध्यान रखना हर बार नहीं होता है, वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन जहाँ पे एक क्वेश्चन तो कम से कम करना है अपने को जहाँ पे ये टोटल चेंज होगा, सेम नहीं होगा। समझ में आया? हाँ हाँ ये भी अच्छी बात ही है। पिछले साल 3 लाख के हमारे डेटर्स थे, यानी हमने क्रेडिट सेल्स बचा हुआ था रिकवरी करना, और इस बार कम है, तो ये भी अच्छा है बिजनेस के लिए। हमने जो भी सेल किया होगा वो कैश सेल्स ज्यादा किया होगा, या फिर ईयर एंड तक, ईयर एंड से पहले हमारे पास पेमेंट आ गया डेटर से, और ये अच्छी बात है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? क्या चीज? हाँ बस यही है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर में कौन सा ईयर था, 2020, 2019, तो आपको ये चीज मेंशन करनी होती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 and 20। ऐसे करके आपको मेंशन करना पड़ेगा ऊपर में हेडिंग्स। यदि आप सिर्फ नॉर्मल लिख के आगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 20, तो वहां पे मार्क्स कट सकते हैं आपके। When you are preparing comparative, you have to use the word comparative, एंड बताना पड़ेगा कि 2 साल का बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर रहे हैं और कौन से साल को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? ये होता है अपना कंपैरेटिव बैलेंस शीट। किसी को इसके अंदर डाउट है तो पूछ सकता है। क्या करें इसका? अच्छा एक तो ये है इतना, बस इतना ही था। हाँ क्या चीज? अब देखो बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या होगा, कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन किससे होगा, प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे भी हर चीज सेम है। क्या चीज है? पहला चीज ऊपर में वर्डिंग, कंपैरेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? पहला मिस्टेक जो हम करते हैं एग्जाम में कि हम लोग सिर्फ लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो नहीं करना, आपको वर्ड कंपैरेटिव लिखना है। ठीक है, आपको वर्ड कंपैरेटिव लिखना है। सेकेंडली ये एज एट नहीं होता, ये फॉर द ईयर होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे साल भर का इनकम और एक्सपेंस को हम कंसीडर करते हैं, वेयर एज बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का
पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी ईयर एंड में हम क्या करते हैं, पोजीशन चेक कर रहे होते हैं, इसीलिए वहां पे वर्ड होता है एज एट। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में, पर्टिकुलर टाइम में कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस में थी। वेयर इज ये क्या है, फॉर द ईयर, एक कंप्लीट ईयर में, एक कंप्लीट ईयर में। और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है अपने को, 2019 एंड 2020 का क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है। तो इधर लिख देंगे 2019 एंड 2020। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे, क्या यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मेट बना के दिया है क्या, यहाँ तो अपने को पुट करना पड़ेगा फॉर्मेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला तुम्हारा कहाँ आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, उसके बाद में फिर अदर इनकम होता है। तो क्या करना है, पहले करंट ईयर का कॉलम होगा या प्रीवियस ईयर का, पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम होगा इन केस ऑफ कंपैरेटिव। इन केस ऑफ कंपैरेटिव पहले प्रीवियस ईयर और बाद में करंट ईयर। तो क्या कॉमन साइज में बदल जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। अब दिमाग में फीड कर लो, चाहे कंपैरेटिव का क्वेश्चन आए चाहे कॉमन साइज का क्वेश्चन आए, सबसे पहले कॉलम किसका आएगा, अमाउंट का, प्रीवियस ईयर, उसके बाद करंट ईयर का, उसके बाद क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, पिछले साल का 16 लाख और करंट ईयर में, तो यहाँ लिखे 16 लाख एंड 20 लाख। तो बताइए कितना चेंज आया, 4 लाख। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, 25%। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद में क्या डेटा दिया है, अदर इनकम। तो अदर इनकम वाले कॉलम में चला जाएगा, पिछले साल 3 लाख और करंट ईयर में 4,40,000, 4,40,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव 140। तो बैलेंस परसेंटेज कितना आएगा, निकालो फटाफट। हाँ हाँ, कितना, 46.666। तो वी विल बी राइटिंग 46.67। अब दिमाग क्या बोलेगा, अब दिमाग बोलेगा एक काम करते हैं, इन दोनों को टोटल मार के यहाँ लिख देते हैं और इन दोनों को टोटल मार के यहाँ लिख देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। जब भी 0.5 या उससे ज्यादा होता है तब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे राउंडिंग ऑफ करते हैं। 0.5 के नीचे 33.33 था ना, वो तो 0.5 के नीचे तो उसका राउंडिंग ऑफ नहीं होता। यहाँ पे 16.666 था, तो थर्ड डेसिमल 0.5 से ज्यादा था, तो हमने सेकंड डेसिमल को क्या किया, एक आगे ले लिया, तो 16.67 हो गया, 46.67। हाँ, 5.5 या उससे ज्यादा हुआ तो सेकंड डिजिट को अपन राउंडिंग ऑफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल इनकम कितनी है, 19 लाख, और यहाँ 24,40,000। 24,40,000। तो चेंज कितना, 5,40,000। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज। अच्छा, परसेंटेज निकालो, सेम आता है क्या, परसेंटेज निकालो। तुम लोग क्या करोगे एग्जाम में, 25 प्लस 46, 71.67% लिख के आ जाओगे, बट परसेंटेज अलग है। परसेंटेज, अरे मैथ्स एक्सपर्ट्स, मैथ्स एक्सपर्ट्स, मैथ्स एक्सपर्ट्स, ये वाला मैथ्स एक्सपर्ट नहीं,
ये वाला 2 साल का बच्चा भी एक्सपर्ट है आज के डेट में, कैलसी वाला नहीं। 540 by 19 lakh. This divided by this into 100. हाँ 28.42%. 28.42% आएगा। ठीक है, अब देखो यदि आप एग्जाम में इन दोनों को टोटल करके लिख देते तो क्या होता तुम्हारे साथ? चमत्कार होता तुम्हारे साथ। फिर चमत्कार होता, मार्कशीट आता, ओ शिट ये कैसे हो गया भाई, हम तो पूरा करके आया था, हम तो उम्मीद किया था 100 आउट ऑफ 100 पे देखे, ओ शिट। तो ऐसा नहीं करना है, कंपैरेटिव में ध्यान रखना। टोटल के कॉलम को भी अलग से हम लोग एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। टोटल के कॉलम का भी एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा और उसका भी अलग से परसेंटेज निकालना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 6 लाख से 8 लाख, 6 लाख से 8 लाख, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 लाख से 8 लाख, तो पॉजिटिव चेंज या फिर नेगेटिव चेंज? 2 लाख पॉजिटिव चेंज। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 33.33%। क्या? हाँ भैया मैथ्स तो वो कर रहे हैं सारा का सारा। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन पहले बोलता है। मैथ्स वाले एक्सपर्ट वाले जागो, खून खोलना चाहिए तुम्हारा। मैथ्स ऐसे बाहर से ब्लड से निकल के आना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है तुम लोग का। परचेजेस, फिर देखो क्वेश्चन में क्या है? चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख से 4 लाख। सॉरी विल नॉट टेक यू टू 100। तो ये 100% आ गया। क्लियर है? अरे कैसे निकाला 100%? 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो 100%। ऐसा कैसे चलेगा? थोड़े टाइम में एंट्रेंस एग्जाम देना है। हाँ अच्छा, अदर एक्सपेंसेस, थोड़े टाइम में एंट्रेंस एग्जाम देना है ना। अदर एक्सपेंसेस कितना है? देखो अच्छे से देखो, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Cost of revenue from operation. Cost of revenue. Cost of revenue from operation. नहीं, Cost of material consumed. हाँ Cost of revenue from operation. Cost of नहीं। अब यहाँ पे देखो चीजें सीखने लायक है कि एग्जाम में कैसे घुमाती है। ठीक है, आपको क्या बोला? 15% ऑफ कितना? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, बात एक ही है। बोला 15% ऑफ COGS। क्या क्वेश्चन में COGS है क्या? तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास में सेल्स है, सॉरी, तुम्हारे पास में सेल्स है, तुम्हारे पास में सेल्स है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। क्लियर है? तो तुम लोग को ये परसेंटेज किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये तो पता ही नहीं है। अच्छा, नॉर्मली करके देखते हैं। कोई भी एक ऐसा सामान जिसका कॉस्ट है 100 रुपए, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा? एक कोई भी 100 रुपए का कॉस्ट का सामान है अपने पास में, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा? आई में अदर एक्सपेंसेस कितना? 15%। क्या चीज? यहाँ पे ना, सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा ही गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन है लिखा ही गलत है, क्योंकि हमारे पास में पुरानी चीजें है ही नहीं, जीपी रेट है ही नहीं क्वेश्चन में, डायरेक्ट दे दिया। तो ये क्वेश्चन की एरर की वजह से डायरेक्ट क्या करो? 20 लाख का 15%। दूसरा चीज समझा देता हूँ, सुनो। सपोज सुनो, जीपी रेट होता तुम्हारा 25% ऑन कॉस्ट, या फिर कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं?
COGS. Tell me what will be the percentage profit on sales? वो याद किया हुआ नहीं चाहिए, कैसे निकला? हाँ, कैसे निकला कि अपने को समझाना भी है बाकी सबको। क्या होगा? अब देखो तुम्हारे पास सेल वैल्यू है, बट यू डोंट हैव सेल्स परसेंटेज, यू हैव कॉस्ट परसेंटेज। तो क्या करोगे? कॉस्ट पे दिया हुआ है और कॉस्ट ही नहीं है तुम्हारे पास, कॉस्ट को एज्यूम कर लो। लेट कॉस्ट बी 100। हम तो भाई पैसे की बातें कर दी है, एक्सपेंस तुम्हारी जिंदगी में होगी, हमारी जिंदगी में नहीं है, ठीक है। सो सीधा पर क्या करेंगे? लेट कॉस्ट बी ₹100। तो 100 रुपए का कॉस्ट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? तो मेरा प्रॉफिट होगा 25। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो क्या अब ऑन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकल सकता है? 25 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 कितना आया? 20% ऑन सेल्स। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। अरे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बेस। अब ऑन कॉस्ट निकालना है तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट हो जाएगा, ऑन सेल्स निकालना है तो डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सीधा क्या करेंगे? 16 लाख का 10% अदर एक्सपेंसेस 1,60,000। 16 लाख था ना ये, 10%। यस, उसका 3 लाख और इसका 1,60,000। ये आ जाएगा अपना अदर एक्सपेंसेस 3 लाख और इसका नीचे लिखूंगा, जस्ट वैल्यूज लिखा मैंने यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर में कितना? 160 और करंट ईयर में तो चेंज कितना? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? हाँ तो तुम करो, तो किसने रोका है? करो, तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है? सांबा। बाकी लोग तो अपना एक दूसरे का चेहरा देखो। इन लोग आए हैं, इन लोगों ने फीस दी है, इन लोग पढ़ रहे हैं, अपन तो क्या है, बाबा के दरबार में आए हैं, ठीक है। 87.5 87.5%। इट्स अ टाइम ब्रेकर चलो। 87.5%। आगे क्या है? टैक्स रेट दिया है, तो टैक्स रेट लगाने के लिए तुम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना तो पड़ेगा। तो क्या करें? पहले टोटल ऑफ एक्सपेंस करें। एक्सपेंस का टोटल करना पड़ेगा, कितना है? 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 60,000। उसके बाद में 15 लाख। हाँ, ये तो सिखाया, एक्स्ट्रा ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान है ना यहाँ पे, तो गिरा रहा था ऐसे बैठी करने। अरे नहीं, वो मेरा एक्स्ट्रा ज्ञान था जो हमने 11 से लेके 12 में बहुत बार सीखा था, पार्टनरशिप में भी सीखा था। फिर से मैंने एक बार कोशिश किया तुम लोग के दिमाग में से टिंग टॉन्ग जगना चाहिए, ठीक है। पर ठीक है, जगह तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। कूल, डोंट जस्ट कूल, कोई टेंशन नहीं अपने को, बट दिमाग में रखना, क्या पता कभी याद ही आ जाए, ऐसा कुछ बोल के मैंने लेट बोल के निकालना होता है, ठीक है। वैसे भी तुम इसको जब नोट डाउन करोगे तो लिखोगे ना, तो याद आएगा क्यों किया था क्यों नहीं। नोट डाउन करेगा, इसमें क्या है? चेंज कितना? 5,40,000 का कॉपी करने का पेट बोला हो। 15 लाख माइनस 9,60,000। नहीं 15 लाख माइनस 9,60,000। अब अंदर से एक आवाज आएगी, अंदर से एक आवाज आई कि भैया 33.33% प्लस 100% प्लस दिस फटाफट इधर लिख कीजिए। नहीं, आवाज को रोक लेंगे हम लोग, रुक, शांति रख। दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। टाइम ब्रेकर हुआ था, फटाफट कौन बता रहे हैं? वो नहीं चलेगा, नहीं
चलेगा, वो नहीं चलेगा, चीटिंग नहीं चलेगी। नहीं 56.25 56.25। तो अंदर से यदि तुम्हारी आवाज आए कंपैरेटिव के अंदर के में कि ये टोटल का टोटल मार लेता हूँ, अपने आप में एक थप्पड़ मार लेना एग्जाम हॉल में कि इतना सा चीज तेरे को नहीं पता, तो पास वाला भी समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ करने वाला था। ठीक है, तो समाज सेवा हो जाएगी अपनी। क्लियर? अब आगे क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? एक्सपेंस माइनस इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा मेरा। इनकम हुआ था पिछले साल 19 लाख और एक्सपेंसेस है 9,60,000, तो प्रॉफिट कितना? 9,40,000 का प्रॉफिट। ये बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? 9 लाख। और करंट ईयर में अपनी इनकम है 24,40,000 और एक्सपेंस है 15 लाख। ओ माय गॉड, रुको मुझे भी लिखना है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना है इधर? करंट ईयर, अरे करंट ईयर ना कितना? 9 लाख। ओह, ये तो दोनों सेम आ गया। ये तो बहुत बढ़िया कर दिया क्वेश्चन में तुम लोग के लिए। 30%, 30%। अब 30% किसका? 940 का 30% कितना आएगा? 282, 282। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बोला? माइनस है भाई, माइनस भाई, ये माइनस होता है मेरे भाई। अच्छा, इधर ये क्या लिखा है? अरे दो आंसर आ गया, ये क्या हो गया? 658, 658, 6,58,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 0, और ये 0 है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। कोई भी चीज 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। इतना तो बेसिक मैथ्स आता है, बचपन से 12 तक आ गया भैया, क्या आप ये सब सिखा रहे हैं? हम लोग आपको ट्यूशन दे देंगे वो बात नहीं। क्लियर है? तो दैट वाज माय कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या सीखा हम लोगों ने? एक चीज सीखा, जब भी एग्जाम में आएगा वी हैव टू यूज द वर्ड कंपैरेटिव, और दोनों साल को लिखना है। किस साल के लिए आप बना रहे हो? बैलेंस शीट है तो एज एट, फॉर द एज एट लिखना है, फॉर द ईयर नहीं लिखना है। एज एट 31 मार्च दोनों साल को लिखना है, 19, 20, 2021 ऐसे करके। एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो फॉर द ईयर वर्ड यूज करेंगे। कॉलम्स क्या क्या होता है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये होता है मेरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन एक चीज क्या दिमाग में रखना है, टोटल वाले कॉलम में वैसे टोटल नहीं करना, टोटल के कॉलम का अलग से हम लोग एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? सॉरी, नहीं ऐसा नहीं आएगा। या तो तुम्हारे पास एग्जाम में कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूछेगा या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्लियर है? आई होप कंपैरेटिव वाला चीज समझ में आया कैसे करना है। अब देखो क्या चेंजेस आएगा कॉमन साइज में। नाम ही क्या है? कॉमन साइज। यानी अभी हम लोग जो कर रहे थे, देखो अभी हमने जो किया वहां पे हर बार जब परसेंटेज निकाल रहे थे ना, बेस चेंज हो रहा था। पहली बार जब निकाला तो इसको बेस लिया था, नेक्स्ट टाइम जब निकाला तो इसको बेस लिया, फिर इसको निकाला तो इसको बेस लिया। यानी एवरी टाइम क्या हो रहा है? आपका डिनोमिनेटर, बेस मतलब डिनोमिनेटर चेंज हो रहा था। बट कॉमन साइज में क्या बोलता है कि आपका बेस कॉमन होगा। यू हैव टू कंपेयर विद अ कॉमन बेस। जैसे कि बिजनेस में कोई भी चीज होता है, बिजनेस में जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस का,
तो हम लोग नॉर्मली है ना ऐसे नहीं बोलते कि लास्ट ईयर मेरा 10% एक्सपेंस हुआ था, इस बार मेरा 15% हुआ। टका मतलब परसेंटेज, 10%, 15%, ऐसे नहीं बोलते। हम लोग ऐसे बोलते हैं पिछले साल यार सेल्स के कंपेयर में मेरा एनपी था 10%, इस बार सेल्स के कंपेयर में मेरा एनपी है 12%। हम ऐसे बात करते हैं। पिछले साल मैंने सैलरी दिया था, मेरी टर्नओवर था 2 करोड़ और मैंने सैलरी दिया था सपोज उसका 20%, और इस बार मैंने सैलरी दिया 25%। यानी यू ऑलवेज कंपेयर योर एक्सपेंसेस इनकम विथ योर सेल्स। बिजनेस में हर चीज, द बेस ऑफ एवरीथिंग क्या है बिजनेस का? सेल्स। उसी से ही मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, चाहे तुम कितना भी एक्सपेंसेस करो। इफ तुम्हारा सेल्स रिड्यूस हुआ है तो तुम बोल पाओगे ना सेल्स कम होने की वजह से तुम्हारा एक्सपेंसेस कम होना चाहिए, बट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डाउन होगा। इसीलिए कॉमन साइज क्या करता है? कॉमन साइज आपको एनालाइज करने के लिए देता है इंडिविजुअल आइटम्स को प्रॉपर्ली, और आप एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हो कि नेक्स्ट ईयर को फोरकास्ट अच्छे से कर पाते हैं। अब कॉमन साइज में होगा क्या? कॉमन साइज में अपने को परसेंटेज में बातें करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, अभी क्या बोला था मैंने? लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 10%, करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 15%। तो ऐसे परसेंटेज में बातें कर रहे हैं ना, दिस इज द कॉमन साइज। तो जब आप परसेंटेज में टॉक करते हैं देन सच कंपैरिजन इज नोन एज कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चेंजेस क्या होगा? पहला कॉलम पर्टिकुलर्स वैसा ही रहेगा, नोट नंबर वही रहेगा, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आएगा। तो फिर क्या डिफरेंस इन वैल्यू निकालना है क्या? जब हमें बातें ही परसेंटेज में करनी है तो वैल्यूज निकाल के क्या करोगे? हमें क्या चाहिए? पिछले साल का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज। हमें तो क्या करना है? परसेंटेज को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे बेस लेना पड़ेगा। अब देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट में सबसे पहले वर्ड कॉमन साइज यूज करना, दोनों साल का नाम लिखना पड़ेगा, ईयर कौन सा है, ठीक है? ये सेम है, ये सेम, ये सेम, हाँ तो ये तो सेम ही है जो कंपैरेटिव में भी था। चेंज क्या हुआ है? कंपैरेटिव में हम यहाँ क्या करते थे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते थे ना, पर ऐसा नहीं करेंगे। अब हम दोनों साल का परसेंटेज निकालेंगे। पहले प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालेंगे और फिर करंट ईयर का परसेंटेज निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए बेस लेना पड़ेगा, नाम ही क्या है? कॉमन। तो हर बार एवरी आइटम जिसका भी तुम परसेंटेज निकालोगे इसका बेस सेम होगा। तो सेम बेस कौन सा ले? बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है? जब तुम्हारा बेस कॉमन होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम ऐसा करेंगे कि इसका टोटल जो आएगा ना, इट शुड ऑलवेज बी 100। इसका जो टोटल आएगा इट शुड ऑलवेज बी 100%। होना ही पड़ेगा ये, क्योंकि जब आपका बेस कॉमन है तो एक कॉलम तो 100% आएगा ही ना। देखो कैसे, फिर से क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक सेकेंड, क्वेश्चन फोटो था ना अपने पास में, इसको लिख के रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग कॉमन साइज क्यों बनाते हैं? कॉमन साइज बनाने का फायदा क्या है? हम लोग इंडिविजुअल आइटम को, बैलेंस शीट का जो इंडिविजुअल आइटम्स है उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंडली उसका ट्रेंड देख पाएंगे। ट्रेंड का मतलब प्रीवियस ईयर के, हाँ, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट का आप ये लिख के रखोगे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? पहला तो क्या है, हम लोग इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट को आराम से एनालाइज कर पाएंगे आइटम टू आइटम, ठीक है? फिर हम ट्रेंड, हाँ, और ट्रेंड चेक कर पाएंगे। ट्रेंड का मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में मेरे परसेंटेज बढ़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं, तो उससे ट्रेंड पता चलेगा एक। और दूसरा क्या है, हम लोग हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब बिजनेस की कैपेबिलिटीज, कि फ्यूचर में बिजनेस अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकेगा क्या, बिजनेस के पास कितना फटाफट पैसा आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल साउंडनेस। नॉर्मली फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब होता है बिजनेस की कैपेबिलिटीज टू पे ऑफ इट्स डेट, अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की ताकत यदि है तो उसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस। एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज,
और अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि यदि लोन ज्यादा चल रहा है तो लोन कैसे कम करना है, किस तरीके से हम लोग लोन कम कर सकते हैं, इसके लिए पैसा चाहिएगा हमें, तो पैसा कैसे लेके आए, या तो एसेट्स को कम कर दें, एसेट्स को सेल कर दें, इन्वेस्टमेंट सेल कर दें, या फिर और इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्या करें ऐसा। तो वो सब चीज के लिए हम लोग को क्या करता है, कॉमन साइज हेल्प करता है। These are the objective because of which we prepare our common size balance sheet. हाँ, ट्रेंड प्रॉफिट में भी हो सकता है, आइटम वाइज भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा लाइबिलिटीज का टोटल आएगा 100%, तो लाइबिलिटी के कंपेयर में तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, लाइबिलिटी के कंपेयर में तुम्हारा 100% के कंपेयर में तुम्हारे पास शेयर कैपिटल कितना है। अभी इसको इंटरप्रेट करेंगे, एक बार ये डेटा को लिखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास में, देखो जब तुम पूछ रहे थे ना कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना पड़ेगा क्या, देखो क्वेश्चन यदि ऐसा दे देगा तब तो फिर भी इजी है। कभी कभी ऐसा भी नहीं देखे, तुम लोग को इंडिविजुअल आइटम्स लिख देगा, तो तुम्हें हाँ, तो तुमको पता होना चाहिए ना, पहले हेड्स लिखना है, फिर उसके अंदर सब हेड्स आएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब देखो शेयर होल्डर फंड में क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि शेयर कैपिटल ही होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो शेयर कैपिटल ही होगा। प्रीवियस ईयर कितना था, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखना, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखना, क्लियर है। हाँ, तो पिछले साल 360, करंट ईयर में 540, प्रीवियस ईयर कितना, और करंट ईयर में देखो मैंने सब हेड्स में लिखा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सब हेड्स नहीं दिया तो डायरेक्ट शेयर होल्डर फंड कोई मेन हेड, यही सब हेड हो गया, यही मेन हेड हो गया। तो अब बताओ क्या एब्सोल्यूट चेंज निकालना है क्या, नहीं निकालना, तो क्या हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पहले पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है, जो टोटल आएगा उससे। और क्या क्या आइटम्स है अपने पास में, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट 180, 180, 60, 180, 180, 60, 180, तो टोटल कितना हो गया, लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल 180 प्लस 60, 360 प्लस 180 प्लस 60, परसेंटेज निकालेंगे, अभी निकालेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर का 6 लाख, और ये 9 लाख, शायद सही, 9 लाख, ठीक है। अब देखो परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज कैसे निकलेगा, दिस वैल्यू, अब इंडिविजुअल पहले प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालना है ना, पहले प्रीवियस ईयर का, पहले पिछले साल की डेटा का परसेंटेज निकालना है आइटम वाइज। तो मेरा पहला आइटम है शेयर होल्डर फंड, इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, टोटल को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्लियर है, तो इनटू 100, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100, 60%, फिर 180 डिवाइडेड बाय 6 लाख, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, उसके बाद दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना, 40%। अब एक बात बताओ, फिर यहाँ पे टोटल का 100 क्यों आया, अरे दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो इनटू 100% ही आएगा ना। तो जब बेस कॉमन रहता है तो हमेशा ध्यान रखना, जो बेस में लिया है उसका कॉलम हमेशा 100% आएगा। अब और एक चीज, यहाँ पे एग्जाम में आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या इसका टोटल 100 आ रहा है क्या, आना ही होगा, आना ही होगा, नहीं आ रहा होगा तो तुमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डेटा बहुत इजी है, बहुत बार परसेंटेज आपका डेसिमल्स में आएगा, तो इस हिसाब से अप्रोक्सीमेशन करना कि लास्ट में ये 100 बन जाए, ठीक है। जैसे 33.33, 16.66, तो आप क्या करोगे 16.67, ऐसे राउंडिंग ऑफ करना कि आपका लास्ट में 100 बन जाइए, क्लियर है। यहाँ पे तो बन भी रहा है 60, 30, 90 और 10, 100। अब करंट ईयर का परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे,
दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है क्या, उसी साल के टोटल 540 डिवाइडेड बाय 9 लाख इनटू 100 कितना परसेंटेज, 60%। यानी पिछले साल के कंपेयर में अपना सेम है, कोई ट्रेंड ही नहीं है। फिर 20% एंड 20%। यानी अब देखो जो बोला ना परसेंटेज में बातें करते हैं, कैसे करते हैं, मेरा 100% लायबिलिटी है, दिस इज द टोटल ऑफ लायबिलिटी 100%। आउट ऑफ 100% लायबिलिटी 20% क्या है मेरा, करंट लायबिलिटी। आउट ऑफ 100% लायबिलिटी 10% मेरा करंट लायबिलिटी। आउट ऑफ 100% लायबिलिटीज आई हैव 30% नॉन करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि क्या अच्छा चीज है। यदि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तो टेंशन नहीं है, चुका दिया जाएगा फटाफट। लेकिन लॉन्ग टर्म है तो अभी टेंशन नहीं लेना, बाद में लेंगे, पैसा जुगाड़ करना है। और ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या है, शेयर कैपिटल का है, तो और भी टेंशन नहीं है कंपनी को, थोड़ा बहुत ही लोन है। क्या होता, सपोज ये आता तुम्हारा 10%, ये आ जाता 80%, कंपनी है ना सिर्फ लोन पे ही चल रही है, मालिक का पैसा सबसे कम लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंपनीज है आज के डेट में जहाँ पे ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, जहाँ पे डेट बहुत ज्यादा है, क्लियर है। तो फ्यूचर रिटेल, तो इन सब में क्या है, डेट ज्यादा है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन होता है। दिस इज द वे वी इंटरप्रेट, क्लियर है। अब और आइटम्स क्या था, एसेट साइड में भी सेम होगा। एसेट साइड में भी क्या होगा, सेम। क्या क्या था एसेट में अपने पास में, नॉन करेंट और करंट, 420 एंड 630। क्या एब्सोल्यूट चीज निकाल दूं क्या, नहीं करना, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है देखो, ये बहुत मैटर करेगा एग्जाम में। सिर्फ नहीं लिख के आओगे मार्क्स कट जाएगा। किसका बेस मान के आप लोग परसेंटेज निकाल रहे हो, ये लिखना पड़ेगा तुमको एग्जाम में। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, फिर तुम्हारा प्रीवियस ईयर परसेंटेज पहले निकलेगा और फिर करंट ईयर का परसेंटेज निकलेगा। तो ट्रेंड देखे तो कोई बात नहीं, कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड डिक्रीजिंग है, बढ़िया बात है। ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है हमारा प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। दिस इज द वे वी चेक द ट्रेंड। हाँ नहीं कुछ नहीं, नोट्स नहीं देना आप लोग को, सिर्फ सिंपली ऐसे बना के आना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या था, करंट एसेट्स का भी डेटा था अपने पास इस एग्जांपल में, 180 270, 180 270। क्या मैं ऐसा बोलूं जो लायबिलिटीज का टोटल आया था वही एसेट का टोटल आएगा, तो नेचुरल है, जो लायबिलिटीज होता है वही तो एसेट का टोटल होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तो ये होगा 6 लाख और 9 लाख। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 6 लाख बैलेंस शीट का टोटल इनटू 100 कितना आएगा, 70%। श्योर ना। और करंट ईयर, अच्छा ठीक है, फिर आगे बताओ। उसका 20 वेरी गुड, पता तो है उसका 100 होना है, तो 70 ही आ जाएगा, तो इसका 30 होगा। सब स्मार्ट बच्चे इधर ही बैठे। फिर नेक्स्ट 70% है, 70 है, ये भी बोला 30 पूरा एकदम ना। So in this way we prepare our common size balance sheet. Common size balance sheet में क्या ध्यान रखना है, जो मेरा बैलेंस शीट का टोटल होगा ना उसी को हर बार बेस लेना है और हर एक आइटम ऑफ द बैलेंस शीट का हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करते जाना है। और लास्ट में ध्यान रखना इसका टोटल शुड बी इक्वल्स टू 100 होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या लिया है, बैलेंस शीट टोटल। तो यहाँ टोटल के कॉलम का हमेशा क्या आएगा, 100% आएगा ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद क्या है, इसके बाद आप कुछ भैया मेरे को सिर्फ समझ आ गया तो आपने समझ लिया यार, मेरा समझ गया। अब पीरियड बाकी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझना पड़ेगा ना अपने को। नहीं, इसको पूरा समझने से फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अपना क्या होगा,
तोड़ेला। हाँ, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, बिना क्वेश्चन कैसे चलेगा। चलो देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके फॉर्मेट में क्या चेंजेस आया? सेम ही अभी है, बस ऊपर सब कुछ सेम है, बस बेस क्या लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये होते हैं पहले पढ़ने का फायदा, जैसे छाप करके आंसर आया मुझे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला सेम है, पर्टिकुलर्स। नोट नंबर प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, ध्यान रखना करेंट ईयर प्रीवियस ईयर मत कर देना, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर मुंह मत बनाओ, इतना भी खराब नहीं है। 5वां वाला कर रहे यार। ठीक है, लास्ट में क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे बेस क्या लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या एग्जाम में लिख के आना है? हाँ, लिख के आना है कि हमने बेस कौन सा लिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लिखना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा सेल्स का, नेट सेल्स का बेस मानते हैं। तो जब बेस में नेट सेल्स लिया है तो हमेशा ये क्या आएगा? 100%, क्योंकि सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 क्या होगा? 100% ही होगा। क्लियर है? इसका ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है। अब जो अपने पास ये क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीधा सीधा पहले काम क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल में सीधा पहले वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हमने वैल्यूज पुट कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू 10 लाख, करंट ईयर का कितना हो जाएगा? 20 लाख। उसके बाद अदर इनकम आती है तो 50 और 60 वो पुट करेंगे, तो इससे अपने को टोटल इनकम पता चल जाएगा। उसके बाद क्या था? सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, लेकिन वो तो है नहीं। पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो है, तो फिर वो आएगा मेरा पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। क्लियर है? 420 पहले लिखेंगे और फिर 7,70,000। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज आएगा मेरा, तो 80,000 एंड 120 वो लिखेंगे प्रीवियस ईयर के कॉलम में 80,000 और करंट ईयर के कॉलम में 1,20,000। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा 30,000 एंड 52,000। इस तरीके से जब अपन लिखेंगे तो अपन को मिल जाएगा टोटल इनकम कितना है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, और टोटल एक्सपेंस कितना है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। इनकम माइनस एक्सपेंस करने से क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे ही करंट ईयर का क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा अपना। अब क्या है क्वेश्चन के अंदर में देखो, टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, तो मेरा जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 50% क्या होगा? टैक्स हो जाएगा। तो 2,60,000 अपना टैक्स अमाउंट होगा प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का कितना होगा? 5,59,000। तो ये हो गया 5,59,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 2,60,000, 5,59,000। ये तो था नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अपने को क्या बनाना है? कॉमन साइज। और कॉमन साइज के अंदर कॉमन बेस लेना पड़ेगा। तो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर बेस क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे परसेंटेज निकलेगा? दिस पहले प्रीवियस ईयर के कॉलम का परसेंटेज निकलेगा मेरा, तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100 करने से तो 100 ही होगा, क्योंकि हर बार बेस क्या लेना है अपने को? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, वो 100 ही आना है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, तो ये आ जाएगा अपना 5%। उसके बाद 10,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, ये आ जाएगा 105%। उसके बाद क्या करना है? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, कितना आ जाएगा अपने पास में? 42%। फिर 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, 8%। 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, ये आ जाएगा अपना 3%। फिर 5,30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, कितना आ जाएगा? 53%। क्लियर है? चाहे ऐसे निकालो चाहे इसका टोटल करो, बात एक ही है। क्योंकि बेस जब कॉमन है तो टोटल आपका मैच होना ही पड़ेगा। जब भी बेस कॉमन होता है तो टोटल मैच होना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे?
520 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, तो ये हो जाएगा 52%। उसके बाद में 26% ये माइनस में रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 26% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा प्रीवियस ईयर का, कि इन कंपैरिजन टू द सेल्स माय परसेंटेज ऑफ अदर इनकम इज 5%, कि जितना भी मेरा टोटल सेल्स है उसका 5% मेरा अदर इनकम है, जितनी भी मेरी टोटल सेल्स है उसका 3% मेरा अदर एक्सपेंसेस होता है, जितना भी मेरा टोटल सेल्स है उसका 26% मेरा नेट प्रॉफिट है, जितना भी मेरा सेल्स है उसका 26% हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। इस तरीके से अपन इंटरप्रिटेशन करता है। वैसे ही क्या करेंगे, करंट ईयर का परसेंटेज निकलेगा दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इनटू 100, क्योंकि करंट ईयर के लिए बेस क्या मानेंगे, करंट ईयर की सेल्स को, और प्रीवियस ईयर के लिए बेस क्या माना था, प्रीवियस ईयर का सेल। तो ऐसे करके मेरा करंट ईयर का सारा परसेंटेज आ जाएगा। इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व योर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्या पता आप लोग को एग्जाम में पूछ ले। क्लियर है? तो आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। कंपैरेटिव हो चुका और कॉमन साइज हो चुका। हर एक के ऊपर हमने एक एक क्वेश्चन के साथ समझ लिया कैसे फिगर्स को लिखना है, किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट के ऊपर में क्या वर्डिंग्स यूज करनी है, कॉलम्स कौन से होंगे। लास्ट तक जाते जाते एक बार फिर से कंपैरेटिव में क्या होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज ऑफ एब्सोल्यूट, वो निकल गया मेरा। ये होगा कंपैरेटिव के अंदर में, ध्यान रखना। और कॉमन साइज में क्या है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। लेकिन यहाँ पे चेंज, वैल्यूज का चेंज नहीं निकालना, हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज भी निकालना है और करंट ईयर का परसेंटेज भी निकालना है, लेकिन बेस कॉमन होगा। बैलेंस शीट के लिए बेस होगा मेरा बैलेंस शीट का टोटल, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेरा बेस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। So that's all for today. Thank you.